Hello friends, what's up? Myself Deepak Lalwani and I am a CA by qualification, and today I will teach you the most important chapter of the account, the accounting principle. पूरे अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्यों? बिकॉज पूरे अकाउंट्स का जो बेसिस है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। थ्योरेटिकली जो लैंग्वेज है वो है इट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ द रूल्स और द गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो डेवलप किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? जिससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और इजी अंडरस्टैंडिंग रहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूं, सिंपल सी बात समझाता हूं। सपोज करो कि दो पर्सन है, ये आईपीएल भी खेलता है और ये टेस्ट भी खेलता है, टेस्ट मैच भी खेलता है। ये प्लेयर है, ए प्लेयर है और ये बी प्लेयर है। ए प्लेयर आईपीएल भी खेलता है क्रिकेट के अंदर, बी भी आईपीएल खेलता है। ए टेस्ट मैच भी खेलता है, बी भी टेस्ट मैच खेलता है। अगर आप इन दोनों की परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सा अच्छा प्लेयर है? आप आईपीएल की परफॉर्मेंस आईपीएल से मेजर करोगे या आईपीएल के परफॉर्मेंस इसकी टेस्ट से मेजर करोगे? बट ऑब्वियस, अगर एक प्लेयर आईपीएल, दोनों प्लेयर आईपीएल खेलते हैं तो आईपीएल की आईपीएल से मेजर करेंगे। मतलब आईपीएल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है और दूसरे प्लेयर का आईपीएल परफॉर्मेंस कैसा है। सपोज करो इसका एवरेज आ रहा है 70, यहां पे एवरेज आ रहा है, मतलब ये हर मैच में 70 बनाता है और इसमें ये बनाता है 75। तो आप आईपीएल और आईपीएल में कंपेयर करोगे। आप कोई प्लेयर का आप ऐसे कंपेयर नहीं करोगे कि हाँ इसका आईपीएल का स्कोर देखोगे और इसका देखोगे आप वो टेस्ट मैच का स्कोर देखोगे। नहीं, आप जब भी कोई दो लोगों को कंपेयर करते हो तो आप एज्यूम करते हो कि दोनों सेम लेवल पे है। तो आईपीएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है और टेस्ट मैच के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। अगर आपको कंपेयर टेस्ट से टेस्ट करना है तो इसका भी टेस्ट का स्कोर देखोगे, आप इसका भी टेस्ट का स्कोर देखोगे। बात समझ में आई? सिंपल सी बात। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आपके 10th में जो मार्क्स हैं, लेट सपोज आपके 85% आए। ओके, नाउ आप कौन से बोर्ड से हो? सीबीएसई बोर्ड से हो। तो आप अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस किसी दूसरे फ्रेंड से कंपेयर करनी भी है तो आप कैसे कंपेयर करोगे? क्या वो भी सीबीएसई बोर्ड से होना चाहिए? हाँ, अगर आपको कंपेयर करना है अपना परफॉर्मेंस और अपने फ्रेंड का परफॉर्मेंस तो दोनों को सीबीएसई बोर्ड में होना चाहिए। क्यों? अरे आप सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड से या आईजी बोर्ड से आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आईजी बोर्ड का सिलेबस अलग है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग है, आप आईएससी बोर्ड का सिलेबस अलग है। तो अगर आप महाराष्ट्रन बोर्ड में हो तो महाराष्ट्रन बोर्ड का जो परफॉर्मेंस होगा आप अपने जो फ्रेंड के साथ कंपेयर करोगे, वो महाराष्ट्रन बोर्ड के जो स्टूडेंट होगा उसी से कंपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। तो सीबीएसई का बच्चा दूसरे सीबीएसई बच्चे से कंपेयर करेगा, ना कि सीबीएसई का बच्चा कंपेयर करेगा दूसरे आईएससी बोर्ड से। क्यों? क्योंकि इसके रूल्स अलग हैं, इसके रूल्स अलग हैं। सेम वे बिजनेस जो हम करते हैं, बिजनेस में हजारों कंपनीज होती हैं। अगर हर कंपनी अलग अलग रूल्स फॉलो करने लग गई, मतलब अगर इन्फोसिस है और एक है लेट्स सपोज विप्रो है, तो इन्फोसिस कुछ अलग रूल फॉलो कर रही है, विप्रो कुछ अलग रूल फॉलो कर रही है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे कौन सी अच्छी कंपनी है? मतलब आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई इन्फोसिस कुछ अलग ही रूल फॉलो कर रही है अकाउंट्स बनाने के लिए, भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। और इन्फोसिस अलग फॉलो कर रही है, विप्रो भी अलग फॉलो कर रही है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे? देयर इज अ सेइंग ना, यू हैव टू कंपेयर एप्पल विद द एप्पल। एप्पल को आप एप्पल से कंपेयर करोगे, एप्पल को आप ऑरेंज से कंपेयर नहीं करोगे। सेम वे अकाउंट्स के अंदर बिजनेस अगर बहुत सारे हैं, हजारों बिजनेस हैं, तो क्या किया लॉ ने? क्या किया? कुछ एक प्रिंसिपल्स बता दिए कि आप हर कंपनी को कुछ एक प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग। मतलब आप जब अकाउंट्स बनाओगे तो हर कंपनी को, क्या वो टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को कुछ एक नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो सारी कंपनी वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। अगर इन्फोसिस का प्रॉफिट है 10 करोड़ प्रॉफिट है और अगर इन्फी का प्रॉफिट है और टीसीएस का प्रॉफिट है लेट सपोज 12 करोड़ है, तो
तो अगर दोनों ने सेम रूल्स फॉलो किए हुए हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो ही तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा ओके कि टीसीएस का प्रॉफिट ज्यादा है। अगर ये दोनों रूल अलग अलग रूल फॉलो करेंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन सी कंपनी अच्छी है? हो सकता है जो टीसीएस ने रूल फॉलो किया हो वो ऐसा रूल फॉलो किया जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो, तो हो सकता है कि टीसीएस बुक्स में तो अच्छी दिख रही है पर रियल में इन्फोसिस अच्छी है। तो लॉ ने बोला कि हर कंपनी जो भी अकाउंट्स बनाएगी उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं बोलता हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता हूं। क्लियर? तो अब आपको समझ में आएगा यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। रूल्स मतलब कुछ एक हमने रूल्स बना रखे हैं कि ये तो फॉलो करना है, और गाइडलाइन यूनिफॉर्म मतलब हर कंपनीज के लिए, मतलब हर एक इंडस्ट्री, मतलब कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है तो टेक्नोलॉजी के कंपनी के अलग रूल, बैंकिंग कंपनी के अलग रूल, ऑयल कंपनी तो ऑयल कंपनी के अलग रूल, उन सबको एक रूल्स बना के दे दिए हर एक इंडस्ट्री के, कि हर एक इंडस्ट्री के रूल्स और गाइडलाइंस में हमने बना दी, डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड एन ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब मैंने वो रूल्स बना दिए जिससे मैं एक ए कंपनी और बी कंपनी को कंपेयर कर सकूं ऑन द सेम लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। बात समझ में आई? तो इट इज अ यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइन। गाइडलाइंस का मतलब क्या हो गया? गाइडलाइंस का मतलब हो गया कि हमने आपको गाइड कर लिया कि आप अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मानो या नहीं मानो आपकी बात है, बट हमने लॉ ने बोल दिया कि ये रूल फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। तो गाइडलाइंस टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी मतलब हर कंपनी एक ही लेवल पे हो जिससे हम कंपेयर कर सके कौन सी कंपनी अच्छी है। एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। इजी अंडरस्टैंडिंग का मतलब है भाई अगर सपोज करो इन्फो ने कोई रूल्स बना दिए या कुछ रूल्स बना दिए जो आपके समझ में ही नहीं आ रहे, भाई आपको तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, या तो इन्फी में करो या टीसीएस में करो या विप्रो में करो। आप इन्फोसिस ने ऐसे अकाउंट्स बना दिए आपको समझ ही नहीं आ रहा अरे क्या बनाया है। बाकी टीसीएस और विप्रो ने अच्छे अकाउंट्स बनाए हैं, मतलब जो रूल्स के साथ बनाए। तो अगर इन्फी ने सही से नहीं रिकॉर्ड किया तो आप कैसे मालूम चलेगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है? तो जब तक है ना मैं रूल्स नहीं बनाऊंगा तब तक क्या होगा, मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो ये हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कुछ एक फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे आऊंगा कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। देखो पहला जो फीचर है वो है इट इज अ मैन मेड। सर मैन मेड का मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैन मेड है, ये एक्सपीरियंस से बने हैं। मतलब हमें एक्सपीरियंस जैसे जैसे हमने अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस किया, आज हमें 50-100 साल हो गए अकाउंटिंग करते हुए, तो वो हमारे एक्सपीरियंस से जैसे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। अभी जीएसटी आया तो पहले नए रूल्स थे, फिर देखा यार इस रूल से ठीक से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ठीक से मेजर नहीं हो, तो नया रूल लिया है। तो एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, तो मैन मेड है। साइंस नहीं है कि भाई वाटर का फॉर्मूला H2O होगा तो H2O ही होगा, नहीं, ये एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ है, मैन मेड। दूसरा इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब क्या है कि आप हर एक कंपनी को ना छूट दे रखी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, पर अगर आपको लग रहा है अगर सपोज करो दो कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी, अगर ए और बी को हमने रूल्स दे आपको ये फॉलो करना है अकाउंट्स बनाते हुए, पर ए ने फॉलो किया, बी ने भी फॉलो किया, पर बी बोल रहा है यार देखो मैं फॉलो करूंगा तो मेरी जो परफॉर्मेंस जो आ रही है ना ठीक से नहीं दिख रही है, मतलब वो गलत पिक्चर शो कर लेगी लोगों को, तो मैं चाह रहा था कि दूसरा रूल फॉलो करूं, तो बी फॉलो कर सकता है दूसरा रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त यह है कि वो एकदम सही, ट्रू एंड द फेयर व्यू लोगों को बताए, मतलब अपनी जो इंफॉर्मेशन है सही लोगों को इन्फॉर्म करे, तो वो रूल्स आप फॉलो कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सबको फॉलो करना है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि सब लोग फॉलो करेंगे। तो इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, कोई इट इज नॉट कंपल्सरी सबको फॉलो करना है, पर फ्लेक्सिबल है, बट अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी वैल्यू शेयर होल्डर के सामने बनेगी। थर्ड है इट इज जनरली एक्सेप्टेड। फिर जनरली एक्सेप्टेड मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं, इंडिया ने बनाए हैं, वो नॉर्मली ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होते हैं। मतलब यूएस में भी वो फॉलो होता है, चाइना में भी फॉलो होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, इंडिया में भी होता है। जनरली का मतलब हो गया कि नॉर्मली फॉलो होता है, कंपल्सरी नहीं है कि यूएस में कुछ अलग रूल्स भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली क्या हो, जो हमने अकाउंटिंग रूल्स बना रखे हैं वो पूरी दुनिया में सारी कंपनी फॉलो करती हैं। सर ऐसे कौन कौन से रूल्स है, सब्र करो, सब बताऊंगा रूल्स, एंड इट इज अ वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। पहले ये लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है? यूनिफॉर्म वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसको मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोल सकता हूं, और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेक्शन। मतलब एक तो ये होता है और एक अकाउंटिंग कन्वेक्शन होता है। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके अलग अलग पार्ट हैं, इसके 11 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इन दोनों में फर्क क्या है ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में फर्क क्या है। देन आई विल मूव टू द अकाउंटिंग कन्वेक्शन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग एजम्पशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट होते क्या है। पहले ये लिखो, नाउ लेट्स मूव टू द अकाउंटिंग कंसेप्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एजम्पशंस। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेक्शन। पहले मैं आपको अकाउंटिंग एजम्पशंस पे आता हूं कि मेरे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब वो वाले एजम्पशन जो हर कंपनी को, हर बिजनेस को फॉलो करने ही होंगे। मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर कंपनी को, अगर वो कोई कंपनी अकाउंट्स बना रही है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि सारी की सारी कंपनीज ये फॉलो करेगी। मतलब अगर कंपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड देगी या कोई बिजनेस अपनी रिपोर्ट कार्ड देगी, अपनी फाइनेंशियल्स बताएगी, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे, ये एजम्पशन रहता है कि इस कंपनी ने ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो किए हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मैं आपसे डील करूंगा जिसको हर कंपनी एक्सपेक्टेड है फॉलो करे। अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही ना तो उसको लिखना पड़ेगा कि मैंने ये फॉलो नहीं किया है। मतलब अगर उसने कुछ नहीं लिखा, कंपनी ने आपको रिपोर्ट कार्ड दे दी, हमने इतना प्रॉफिट कमाया, तो मैं एज्यूम करूंगा कंपनी ने ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस माने होंगे। तो कौन कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। सर गोइंग कंसर्न एजम्पशन पहले हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न, एज पर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। मतलब जो मेरा बिजनेस है वो चलता ही रहेगा और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसको बेचने का, ना मेरा कोई इंटेंशन है उसको बंद करने का, कोई इंटेंशन नहीं है। सर इसका क्या मतलब हुआ अकाउंट्स के अंदर? देखो अकाउंट्स में जब भी हम कोई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जब आप आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको जनरेटिव समझाऊंगा, तो जब भी हम कोई एंट्री इन्वॉल्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ जब भी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी कंपनी का, सपोज करो XYZ, सपोज करो मैं रिलायंस की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो जब मैं रिलायंस की अकाउंटिंग करूंगा, मैं अकाउंटेंट हूं रिलायंस कंपनी का सपोज करो, तो रिलायंस की जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं यही सोच के करूंगा कि रिलायंस कंपनी अगले कुछ सालों तक चलती रहेगी और ऐसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है मुझे कि ये बंद हो जाएगी 2 साल बाद। मतलब मुझे ऐसी कोई भी लग नहीं रहा, कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है कि ये कंपनी अब बंद होने वाली है। तो व्हेनेवर मैं अकाउंट्स बनाऊंगा रिलायंस का, तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि रिलायंस जब तक, जितना मैं सोच सकता हूं अगले 5-10 साल तक, एक्चुअली मैं मैक्सिमम 5 साल तक ही सोच सकता हूं। 5 साल के बाद क्या होता है हमें क्या पता, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, कोई भी कंपनी 5 साल में खत्म हो सकती है। तो जब भी मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि हाँ इट विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, जितना मैं देख सकता हूं। नॉर्मली 5 साल तक मुझे लगता है ठीक है ये कंपनी चलती रहेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एंड देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस क्लोज करने का। मतलब मैं बिजनेस क्लोज करने का कोई भी उनके मन में नहीं है। मुकेश अंबानी बिजनेस चला रहा है, मुझे पता है कि यार ये बिजनेस चलता रहेगा, ये बिजनेस क्लोज नहीं होने वाला। इसके बेसिस में मैं अकाउंटिंग करूंगा। फिर इसके बेसिस पे अकाउंटिंग कैसे करूंगा? सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कंपनी है रिलायंस, उसने कोई लैंड खरीदा, लैंड परचेज किया, और वो लेट सपोज, भाई वो तो ऑयल में डील करती है, उसने लैंड परचेज किया, सपोज करो 50 लाख में परचेज किया।
50 लाख में परचेस किया। अब अकाउंट्स में पता है हर चीज मैं रिकॉर्ड किस पे करता हूं, जितने पे मैंने खरीदा। ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, दिस इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट, अभी कुछ देर में आपके पास आएगा कि अकाउंट्स में जब भी मैं कोई रिकॉर्ड करता हूं जितने पे मैंने खरीदा उतने पे रिकॉर्ड करूंगा, 50 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। सपोज करो ये 2018 में खरीदा, 2017 में खरीदा, नाउ 2017 आज है सपोज करो, तो मैं 2017 को मुझे लग रहा है कि अगले 2-5 साल तक है ना रिलायंस कंपनी चलती रहेगी, तो मैं लैंड को कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 50 लाख में। क्यों, मैंने कितने में खरीदा, 50 लाख में खरीदा। भले ही उसकी मार्केट प्राइस इस टाइम हो 60 लाख हो, मुझे क्या करना, मैंने कितने पे खरीदा, 50 लाख पे। मैंने 50 लाख पे किया ना, मैं 50 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा, 60 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मार्केट प्राइस 60 हो सकता है मैंने 60 की चीज 50 में खरीद लियो, वो तो मेरा टैलेंट है ना कि मैंने कम रेट पे खरीद लिया, तो मैंने खरीद लिया। नाउ इसके बाद 1 साल बीत गया, उसके बाद मुझे लगा कि रिलायंस कंपनी में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे वो बंद हो सके, मतलब आराम से चल रही है कंपनी, प्रॉफिट भी हो रहा है और ऐसा कुछ भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज भी नहीं हो रहा है, तो ये मैं लैंड हमेशा 50 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा। भले ही उसकी मार्केट प्राइस उसके बाद 80 लाख हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब उसकी मार्केट प्राइस 80 हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो या 20 लाख हो जाए, कोई मतलब नहीं है। मैं जो मैंने लैंड खरीदा, मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 50 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने लैंड खरीदा वो मैंने क्यों खरीदा, अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदा, बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदा। क्यों खरीदा, क्योंकि मैं उस पर बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा इंटेंशन उसको सेल करने का कतई नहीं है, मेरा इंटेंशन उसको सेल करने का है नहीं। मैं क्यों सेल करूँगा, मैं तो लैंड तो खरीदा ही इसलिए है कि जिससे मैं उसमें काम कर सकूँ। तो जब मेरा इंटेंशन उसको सेल करने का है ही नहीं, तो मैं 50 लाख पे रिकॉर्ड करूँगा। क्या उसकी वैल्यू 80 हो, 2 करोड़ हो। भाई आप जिस घर में रहते हो तो उसके आप घर की, आप सपोज घर आपके नाम पे है, तो घर में एक बार आपने अपना घर जमा लिया तो आप पूरी रोज जाके अपने मार्केट में देखते रहते हो कि मेरी घर की वैल्यू कितनी है, घर की वैल्यू कितनी है। अरे घर खरीद लिया, अब आप 10 साल 20 साल इसी घर में रहने वाले हो, तो रोज तो आप मार्केट में जाओगे कि मेरी घर की वैल्यू कितनी है। तो एक बार अगर लैंड खरीद लिया 50 लाख, तो उतने पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ये क्या बोलता है, गोइंग अजम्पशन। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो उसने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी बाय की। सपोज करो उसने मशीनरी खरीदी, 10 लाख की मशीनरी खरीदी, रिलायंस की मैं बात कर रहा हूं, 10 लाख की मशीनरी खरीदी। नाउ जो 10 लाख की जो मशीनरी खरीदी, वो एक्चुअली उन्होंने, रिलायंस कंपनी ने सोचा कि भी हर एक एसेट की एक लाइफ होती है, भाई 2 साल 5 साल 10 साल। सपोज करो इसकी जो लाइफ है ना वो है 5 ईयर्स है। क्या लाइफ है, 5 साल लाइफ है। मतलब जो मैंने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, वो 5 साल तक चलेगी। भाई आप जो भी चीज़ खरीदते हो, आपने लैपटॉप भी खरीदा तो आपको पता होता है कि ये 2-5 साल ही चलेगा, 3 साल चलेगा। आपने मोबाइल खरीदा 2 साल चलेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज आ जाता है। तो आपने एज्यूम क्या किया, मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, वो 5 साल ही चलने वाली है, तो इसका मतलब है कि 5 साल के अंदर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या होगा, आपको अकाउंट्स में आपको कंसेप्ट बताया नहीं, वो आपको बाद में बताऊंगा। द कंसेप्ट ऑफ द डेप्रीसिएशन। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है हर साल एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है। एसेट की वैल्यू कम कैसे होती है? अरे भाई आज आप ही ले लो, आप अपना एग्जांपल ले लो। आपने कोई लैपटॉप लिया 1 लाख का, आज के डेट पे लैपटॉप लिया, तो 1 साल बाद क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहेगी? नहीं, उसके बाद 1 साल आप यूज करोगे, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसकी वैल्यू 1 लाख से लेके 60,000 ही आ जाएगी, 40,000 ही आ जाएगी, 20,000 ही आ जाएगी। आपने आईफोन लिया, आईफोन 9, आईफोन 7 लिया, आपने 60,000 का आईफोन 7 लिया, 1 साल बाद आईफोन 10 आ गया, तो क्या वो आईफोन जो 7 है वो 60 का अब आपका 60 में बिकने वाला है? नहीं, वो बिकने वाला आपका 20,000 में बिकने वाला है। क्यों? नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यहां पे फिर इसका क्या मतलब होगा, गोइंग कंसर्न। देखो मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, लाइफ कितनी है 5 साल, तो हर साल मेरी मशीनरी की वैल्यू कुछ कुछ कम होती रहेगी। मतलब 5 साल चलेगी, इसका मतलब है हर साल मेरी मशीनरी की वैल्यू 2-2 लाख मेरी क्या होगी, कम होती रहेगी। भाई 5 साल चलने वाली कोई चीज, तो हर साल मेरी 2-2 लाख वैल्यू कम हो जाएगी। पहले 2 लाख कम होगी, फिर 2 लाख कम होगी। तो जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा ना, तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मेरे मशीनरी की वैल्यू 5 साल है और 5 साल तक भी मेरा बिजनेस चलने वाला है। तो जब भी मैं ये मुझे सोच के अकाउंटिंग करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन में फॉलो कर रहा हूं। 99.99% जो सारी कंपनी जो रिकॉर्ड करती है वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे रिकॉर्ड करती है। और अगर कंपनी ने लिख दिया
कि हम नहीं फॉलो कर रहे हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कंपनी 1-2 साल में बंद होने वाली है। फिर ऐसा भी होता है कंपनी बंद भी होती है, अरे बंद होती है। एग्जांपल ले लो कोडैक कंपनी का, जो पहले आपका कैमरा आता था, रील वाला कैमरा आता था, पहले वो बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स होती थी। धीरे 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 उस कंपनी ने, सपोज करो 2003 की बात कर रहा हूँ, कोडैक बहुत बिकता था, 2004 में भी बहुत बिकता था, 5 में भी बहुत बिकता था। फिर क्या हुआ, एकदम से 6 में भी बहुत बिकता था, 7 में क्या हुआ, आईफोन आ गया। 7 में क्या आ गया, आईफोन आ गया। तो आईफोन से लोगों के पास अब कैमरे अपने हाथ में आ गए, 24 आवर्स हो गए। तो अब कोडैक कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कम बिकने लग गए। क्यों? कौन खरीदेगा कैमरा, कौन अपनी जेब में रखेगा? तो वो आईफोन से कैमरे खींचे जा रहे हैं, वो फोटो खींच रहे हैं लोग, तो अब कोडैक का कैमरा कौन खरीदेगा? धीरे 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 आते 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 2018 तक सपोज करो, अभी अब कोई खरीदता ही नहीं कैमरा, कोडैक का खरीदता ही नहीं है। तो ये कोडैक को इंफॉर्मेशन कब मिली होगी? जो अगर मेरा का नाम है कोडैक कंपनी में, मैं हूँ कोडैक कंपनी, तो मुझे धीरे धीरे मालूम चल गया होगा भाई। 2014 में मुझे मालूम चल गया होगा, अरे यार मुझे लग रहा है ये आईफोन आ गया, ये सैमसंग गैलेक्सी सब आ गए, अब मेरा कोई कैमरा खरीदता ही नहीं, कोई रील खरीदता ही नहीं है, अब मेरी कंपनी बंद होने वाली है। तो क्योंकि मैंने कोई एडवांस नहीं किया, ना मेरा कोई कैमरा खरीदता है, तो मेरी कंपनी अब क्या होने वाली है, बंद होने वाली है। तो अगर उनको लग रहा है कि मैंने कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और मुझे कंपनी बंद होने वाली है, तो हम वो लिखेगा, कोडैक कंपनी जब अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाएगा 2014 की, तो उसमें लिखेगा हमें लग रहा है मेरी कंपनी 2-3 साल में बंद हो जाएगी, इसलिए हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, सारी कंपनी फॉलो करती है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देख लेना, आप बैलेंस शीट को भी देख लेना, जो कंपनी नहीं फॉलो करती उसमें लिखा हुआ होता है वी आर नॉट फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। लिखो द नेक्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो हर कंपनी एक्सपेक्टेड है फॉलो करने की। पहला मैंने आपको बता दिया, पहला है आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरा है द कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब क्या है? थ्योरेटिकली देखते हैं, एज पर द कंसिस्टेंसी एजम्पशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वंस फॉलोड or adopted is expected to be applied consistently over year after year। मतलब अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर लिया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर साल आप वो वाला प्रिंसिपल फॉलो करते रहो, हर साल आप चेंज नहीं कर सकते। सर इसका मतलब क्या होगा? मैं आपको मतलब बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको मतलब बताया, सपोज करो कंपनी के पास 2 स्टेप्स हैं, लॉ ने छूट दे रखी है भाई, एक के पास, कंपनी के पास ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है, राइट? कंपनी के पास ऑप्शन है कि हम कौन सा रूल फॉलो करें, एक तो ये रूल है और एक ये रूल है, कोई भी रूल फॉलो कर सकती है। लॉ ने 2 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं कि हर कंपनी को, सपोज करो इन्फोसिस है तो ऑप्शन अकाउंटिंग कर रही है, तो अकाउंटिंग में अलग अलग ट्रीटमेंट है। मान लो लेट सपोज जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके 2 ऑप्शन दे सकते हैं। आप इसको ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ये रूल भी फॉलो कर सकते हो या ये प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर आपने एक बार ये रूल फॉलो करना स्टार्ट कर लिया, तो फिर आपको हर साल वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। हर साल आप चेंज नहीं करते रहोगे कि हाँ पहले साल मैंने ये रूल फॉलो किया, दूसरे साल ये किया, तीसरे साल दूसरा फॉलो कर रहा हूं, चौथे साल दूसरा फॉलो कर रहा हूं। नहीं, अगर आपने एक बार कोई रूल फॉलो कर लिया तो हर साल आप वही रूल फॉलो करोगे। सर इसका क्या मतलब है? सर ये तो गलत है कि हर साल जो हमें लग रहा है फॉलो करेंगे, क्योंकि लॉ ने बोला हुआ है कुछ भी फॉलो कर सकते हो। अरे लॉ ने बोला हुआ है कुछ भी फॉलो कर सकते हो, पर सोचो जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसके एंगल से सोचो। अगर मैं लास्ट ईयर कोई दूसरा रूल फॉलो कर रहा हूं, अलाउड है, लॉ के अंदर अलाउड है, इस साल कोई दूसरा रूल फॉलो कर रहा हूं, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा परफॉर्मेंस के लिए? सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज करो आपके अंदर आपने 10th के अंदर सपोज करो आपके 85% आए और 12th के अंदर आपके आए, लेट सपोज आपके आए 90% आए, 90% आए, राइट? नाउ आप अगर सिर्फ ये देखोगे तो आपको लगेगा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। आपकी परफॉर्मेंस क्या हुई है? अच्छी हुई है। क्यों अच्छी हुई है? अरे 85 आए हैं और यहाँ पे 90%। अगर आप खुद को कंपेयर करना भी है आपको, दो आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजन, बट स्टिल अगर मैं कंपेयर कर भी रहा हूँ, आप अपने बच्चों के अगर आप खुद कंपेयर कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस का, तो 10th में आपके मार्क्स आए 85, 12th में आपके मार्क्स आए 90, तो आपको लगेगा अरे वाह
85 है 90 तो बहुत अच्छी है, कोई तो यही तो सोचेगा कि 85 है 90% इंक्रीज हुए, बट हुआ क्या है आपका पता है। सपोज करो 10th में आपने जो बोर्ड फॉलो किया था, लेट सपोज आपने सीबीएसई बोर्ड फॉलो किया, सीबीएसई बोर्ड फॉलो किया, और वहां पे जो हाईएस्ट जो मार्क्स आए ना, वो सपोज करो पूरे इंडिया में हाईएस्ट जो मार्क्स है, सपोज करो वो 86% ही है, मतलब सब पूरे इंडिया में हाईएस्ट, बहुत टफ पेपर आया था, 86% हाईएस्ट मार्क्स आए थे और आपके 85 आए, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है अगर उससे आप कंपेयर करोगे। पर यहाँ पे अगर आपने सपोज करो आपने आईजी बोर्ड फॉलो किया और आपके यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज 98% आ रहे हैं सपोज करो, तो क्या हो गया, आप देखोगे यार हाईएस्ट 98 है, मेरे 90 आए, तो मतलब मेरी परफॉर्मेंस इससे खराब है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, मैं आपको मतलब क्या समझा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपने सीबीएसई बोर्ड लिया हुआ है तो यहाँ पे भी आप सीबीएसई बोर्ड से ही कंपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपैरिजन कैसे करोगे, अगर एक कंपनी को मैं एक साल से दूसरे साल से कंपेयर करूंगा तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, अगर मैं कोई आईपीएल प्लेयर का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस इस साल से परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा तो मैं परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर करूंगा, मैं परफॉर्मेंस करूंगा सेम रूल्स होने चाहिए, सेम बेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वो खेल रहा है उसका स्कोर अलग आ रहा है एवरेज, बांग्लादेश के साथ जो खेल रहा है एवरेज, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो खेलता है उसका स्कोर मैं बांग्लादेश के साथ जो खेल रहा है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो रूल्स अगर एक बार आपने फॉलो कर लिए तो हर साल आपको सेम फॉलो करने चाहिए। ये एक तरह से गाइडेंस दे दी है अकाउंट्स ने कि अगर आप फॉलो करोगे अच्छा है हर साल। तो अगर मान लो मैं अकाउंट्स की बात करूं तो मैं डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा डेप्रिसिएशन के मेथड। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझ गया। डेप्रिसिएशन मतलब होता है हर साल मेरी जो एसेट की वैल्यू कम होती है, लैपटॉप 1 लाख का लिया, एक साल बाद तो 70 लाख रुपए हो गया, तो 30,000 रुपए कम हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो उसको मैं बोलता हूँ डेप्रिसिएशन। तो ना लॉ ने अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, अभी आप सिंपल समझ लो SLM मेथड और WDV मेथड दो। तो अगर आप SLM मेथड से फॉलो कर रहे हो तो वो एक ही रास्ता अपनाओ, फिर आप ऐसे नहीं कि WDV मेथड अगले साल फॉलो करो, मतलब पहले साल आपने ये फॉलो किया तो दूसरे साल भी ये फॉलो करना है, तीसरे साल भी ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं पहले साल ये कर लिया फिर आपने तीसरे साल ये कर लिया, पांचवें साल ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं। अगर एक फॉलो कर तो एक ही फॉलो करते रहो। क्यों? इससे रिजल्ट अलग आएगा, इससे रिजल्ट अलग आएगा। अगर आप हर साल एक ही चीज फॉलो करोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे जज करने में इजी रहेगा। क्लियर है? अच्छा, तो एक बात बताओ सर, ये तो अगर मुझे लग रहा है क्या मेरे पास कोई छूट दे रखी है? हाँ, छूट दे रखी है। आपने एक साल फॉलो किया, सपोज करो 2 मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, SLM और WDV। अभी इस पे मत जाओ कि SLM क्या होता है WDV क्या होता है, जब चैप्टर आएगा हम पूरा समझ लेंगे। दोनों मेथड अलाउ होगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ऐसा भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। नाउ आपने पहले साल SLM फॉलो किया, दूसरे साल SLM फॉलो किया, तीसरे साल क्या हो गया, कोर्ट ने, लॉ ने बोल दिया, लॉ ने मतलब गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाल दिया कि भाई आप SLM फॉलो कर ही नहीं सकते, SLM गलत है। सपोज करो रूल निकाल दिया, तो अगर कोर्ट ने ही बोल दिया तो मैं SLM फॉलो थोड़ी करूंगा, थर्ड ईयर में फॉलो नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फॉलो SLM। क्यों? बिकॉज इस साल तो लीगल था, इस साल लीगल था फॉलो करने का। अब थर्ड ईयर में कोर्ट ने बोल दिया कि वो फॉलो नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते फॉलो तो मुझे WDV फॉलो करना ही पड़ेगा। तब मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे कंसिस्टेंसी है तो मैं हर साल एक ही रूल फॉलो करूंगा। अरे नहीं भाई, लॉ ने बोल दिया। तो एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस है व्हेन लॉ रिक्वायर, जब लॉ बोलता है कि आपको चेंज करना पड़ेगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। और क्या है? और व्हेन चेंज ऑफ मेथड लीड टू बेटर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर इसका मतलब क्या है? देखो कभी कभी अगर मान लो मैंने हमेशा SLM फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उसके बाद मुझे लग रहा है यार ये SLM से ना जो मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस है वो ठीक से नहीं आ रही है। मतलब वो जो मुझे लोगों को बतानी है
वो सही नहीं आ रहा है। लोगों को मैं मतलब बेवकूफ़ भी बना रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है अगर मैं ये फॉलो करूँगा ना, मैं अभी तो 5 साल से SLM फॉलो करता हूँ, पर मुझे लग रहा है WDV फॉलो करना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज लोगों को मुझे सही चीज़ बतानी है। तो SLM से ना जो मेरा जो परफॉर्मेंस वो सही से नहीं आ रहा, मतलब लीगली अलाउड है पर मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। बेटर पिक्चर देने के लिए, ट्रू पिक्चर देने के लिए मुझे WDV फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेथड चेंज करूंगा, तो आप हर साल, आपने 1 2 साल 3 साल से मेथड फॉलो कर रहे हो, चौथे साल आप मेथड चेंज कर सकते हो, पूरी छूट है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इससे मुझे बेटर पिक्चर दिखेगी तो मैं कर लूंगा। तो जो ऑडिटर आएगा वो मुझे पूछेगा आप इतने साल से तो ऐसा SLM फॉलो करो, अब आपने WDV क्यों फॉलो कर लिया? तो मैं बोलूंगा देखो WDV इसलिए फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर आएगी। तो ऑडिटर बोलेगा हाँ आप सही बोल रहे हो, आपको ये फॉलो करना चाहिए था। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मुझे SLM फॉलो करता, मैं हर साल SLM फॉलो करूंगा, नहीं। एक्सेप्शंस है, जब लॉ बोलता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है तब मैं चेंज कर सकता हूँ, या फिर बेटर पिक्चर देगा तो। पर आप जब भी चेंज करो तो उसका वेन एवर, ये बात ध्यान रखना, वेन एवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज चेंज, इट्स अफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। मतलब अगर आप अभी हम इस पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर जब भी मैं ये यहाँ से यहाँ चेंज करता हूँ, मेथड चेंज करता हूँ कोई भी मेथड, तो उसका क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आया वो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब इससे मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ आ रहा है, इससे मेरा प्रॉफिट 9 करोड़ रुपए आ रहा है, भले ही कम आ रहा है पर मुझे बताना पड़ेगा देखो मैंने मेथड चेंज किया है, इसलिए इतना फर्क इसके कारण आ रहा है। क्लियर है? तो व्हाट इज गोइंग कंसर्न assumption? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू consistency assumption. Now let's move to the third major assumption. Let's now move to the third most important accounting principle, the concept of the actuarial concept. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है अभी समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। As per the actuarial concept, the transactions are recorded in the books when it is entered and not when the settlement is done. मतलब जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजैक्शन हो गई है, ना कि जब सेटलमेंट हो गई है। सर इसका मतलब क्या है? सिंपल सी चीज बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये देखो, सपोज करो मेरा ईयर जो चालू होता है, आप सभी को पता है अकाउंटिंग ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को चालू होता है। तो मैं कब एंट्री कर रहा हूं? 31 मार्च 2019। ये मेरा पूरा साल है, मतलब इस साल की मैं अकाउंट्स बना रहा हूं। नाउ यहां पूरे साल भर में मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया। मैं कंपनी हूं, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया और उसकी जो सैलरी है वो है 6 लाख रुपए पर ईयर। मतलब पूरे साल की सैलरी कितनी है? 6 लाख रुपए है। नाउ मैंने उस एम्प्लॉय को पूरे साल काम किया है, उसने अप्रैल से लेके मार्च तक काम दिया है, और मैंने उसको अभी तक क्या दिया है? 4 लाख रुपए ही मैंने पे किए हैं। 4 लाख रुपए ही पे किए, 2 लाख मैंने पे नहीं किए। मैंने 4 लाख, 6 लाख से मैंने एक एम्प्लॉय को रखा, उसको मैंने 4 लाख ही दिए। अभी पूरे साल उसने मेरी कंपनी में काम किया तो उसने मुझे 4 लाख ही दिए, और 2 लाख रुपए क्या हुआ? उसने मुझे अभी तक मैंने उसको नहीं अभी तक नॉट पेड, मैंने उसको दिए नहीं है। अब मुझे ये बताओ अकाउंट्स में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा कि मेरा खर्चा कितना होगा। अगर आप मुझे पूछोगे, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड, मैं पेन बनाता हूं और मैंने एक एम्प्लॉय रखा 6 लाख रुपए का, पूरे साल उसने मेरे यहाँ काम किया, तो क्या मुझे लीगली उसको 6 लाख रुपए देने चाहिए? देने चाहिए सर, 12 महीने काम किया, 6 लाख दो ना आप। बट मैंने उसको 4 लाख ही दिया पूरे साल भर में, तो फिर 2 लाख क्यों नहीं दिया? मैं 2 लाख बाद में दूंगा। तो अगर आप मुझे पूछोगे सर बताओ कि आपका खर्चा कितना है, इस कंपनी का ये वाले साल के अंदर खर्चा कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 4 लाख खर्चा है? नहीं, खर्चा तो 6 लाख है। 4 लाख खर्चा तो रही है, कितना खर्चा है?
6 लाख खर्चा है। क्यों? क्योंकि मैंने इंकर कितना कर लिया, एम्प्लॉय जो मैंने रखा है उसको मुझे कितना पे करना चाहिए था सर, मुझे 6 लाख पे करना चाहिए था, पर 6 लाख की जगह मैंने पे भले ही 4 लाख किया है, पर मेरा खर्चा कितना मैं दिखाऊंगा बुक्स के अंदर, मैं बुक्स में दिखाऊंगा 6 लाख रुपए। सर वो कैसे दिखाओगे? अरे मैं दिखाऊंगा 4 लाख तो मैंने पे किया, 2 लाख मुझे फ्यूचर में पे करना है। 4 लाख तो मैंने पे कर लिया, 2 लाख मुझे फ्यूचर के अंदर उसको पे करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में ये बता रहा हूं कि जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं तो इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड। जब ट्रांजैक्शन हो गई है, ट्रांजैक्शन हो गई ना, पूरे साल उसने मेरे यहाँ काम किया, तो मुझे खर्चा 6 लाख ही दिखाना चाहिए, ना कि 4 लाख जितना पे किया। इररेस्पेक्टिव, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। अरे सेटलमेंट कभी भी करूं, साल भर बाद दूं, 2 महीने बाद को, दैट्स अ डिफरेंट केस। मेरा खर्चा कितना हो गया? 6 लाख रुपए खर्चा हो गया। अच्छा, अगर आप मन में सोच रहे हो कि सर 4 लाख रिकॉर्ड करो ना, 2 लाख अगले साल रिकॉर्ड कर लो, चलो अगर आपकी बात मानता हूं तो पता है क्या होगा, मैं चलो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20, राइट नाउ ये हो गया। सपोज करो ये एम्प्लॉय यहां पे भी काम कर रहा है, तो मैंने उसको 6 लाख रुपए पूरे, भाई इस साल उसने काम किया, मैंने पे कर लिया, इस साल भी इसने मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने उसको 6 लाख रुपए पूरे दे दिए इस साल की सैलरी, प्लस मैंने उसको 2 लाख रुपए और दे दिए, लास्ट ईयर के दे दिए, तो टोटल कितने दे दिए? 8 लाख रुपए दे दिए। भाई इसने यहाँ पे 6 लाख पे काम किया, मैंने 4 लाख ही पे किए थे, 2 लाख मैंने कहा था देखो अगले साल पे कर लूंगा, अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ठीक है। अगले साल आया, अगले साल मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, वॉट एवर रीजन से पैसे आ गए, कंपनी को अच्छी सेल्स हो रही है, और मैंने उसको 2 लाख रुपए पहले के तो दे ही दिए, प्लस उसने पूरे साल यहाँ पे भी तो काम किया, तो यहाँ की भी मैंने 6 लाख पहले दे दी। तो अगर आपके हिसाब से आप बोल रहे हो सर जितना पे करोगे उतना रिकॉर्ड करो ना, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैंने इस साल कितना खर्चा दिखाया? 2018 और 19 को आप बोल रहे हो कि 4 लाख दिखा दो, और 2019 और 20 के अंदर यहां से लेके यहां तक सर आप 8 लाख दिखा दो, बिकॉज आपने यहां पे 4 लाख पे किया, यहां पे 8 लाख पे किया। तो पता है आपको क्या लगेगा, अरे 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 कंपनी का यहां पे खर्चा 4 लाख फिर 8 लाख, कंपनी कर क्या रही है? कंपनी कर क्या रही है? 4 लाख खर्चा पहले साल में, दूसरे साल में 8 लाख, कंपनी के खर्चे जबरदस्त बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ भी खर्चा नहीं बढ़ा। यहाँ पे भी वही एम्प्लॉय काम कर रहा है, यहाँ पे भी वही एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई बड़ा क्या मेरा, कोई नया एम्प्लॉय तो नहीं रखा। यहाँ पे भी 6 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख। पर अगर आप सोच रहे हो कि पेमेंट के हिसाब से करूं तो यहाँ पे 4 लाख का खर्चा आएगा, यहाँ पे खर्चा कितना आएगा? 4 लाख का आएगा, और यहाँ पे 8 लाख का आएगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा 6 लाख ही किया ना। तो अगर मैं आपकी बात मानूं, आप सोचोगे सर पेमेंट के बेसिस पे करो, तो यहाँ पे 4 लाख का खर्चा मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे 8 लाख का, तो कोई मेरी कंपनी में पैसा डालेगा ही नहीं। वो बोलेगा आपके तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, 4 से 8 हो गए, तो क्यों हम आपकी कंपनी में, आपका कंपनी को तो लॉस हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा ये तो गलत हो गया। तो लॉ ने बोल दिया देखो हर चीज आप जो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, जब जो ट्रांजेक्शन हो गई है उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करो, पैसा आया नहीं आया, गया नहीं गया, दैट्स इररिलेवेंट। क्लियर है? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, मेरा खर्चा है 6 लाख रुपए, भले ही मैंने पेमेंट किया और नहीं किया, दैट्स इररिलेवेंट। और यहां पे भी मेरा खर्चा कितना है? 6 लाख रुपए। अब अगर आप मेरी कंपनी को कंपेयर करोगे तो देखोगे हाँ दोनों साल में मेरा खर्चा सेम है, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय चेंज ही नहीं किया। बात समझ में आई? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग वर्ल्ड ओवर फॉलो होती है, वर्ल्ड ओवर। पेमेंट बेसिस पे अकाउंटिंग कहीं पे भी नहीं होती है, बात ध्यान रखना। पूरी दुनिया में, क्या वो इंडिया हो, क्या वो चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, यूरोप हो, ड्यू बेसिस पे ही होती है। एक्यूरल कंसेप्ट सारी कंपनी फॉलो करती है। तो अगर मैंने आपको बोला, सपोज करो मेरे को मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 2019 चल रहा है, सपोज करो मेरा जो साल है वो है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च तक है। नाउ इस साल मेरी 30 मार्च को क्या होगा, 30 मार्च को मेरी ना शर्ट की दुकान है,
मेरी क्या है, शर्ट की दुकान है। तो शर्ट की दुकान है तो मैंने अच्छे से अच्छे मॉल में मैंने शर्ट की दुकान लगा रखी है और मैंने 30 मार्च को सेल लगा दी कि मेरे कपड़े खरीद लो, कपड़े खरीद लो। कोई नहीं, मेरे कपड़े मतलब मैंने 70-80% मतलब मैं 30-40% सेल्स लगा दी, मतलब हर शर्ट पे 30% आप। आपने देखा भी होगा मार्च महीने में बहुत सारी अलग अलग आपके पास स्कीम्स आती हैं, लोगों को टारगेट्स मिलते हैं, ख़त्म करो, सेल्स दिखानी है। तो क्या करेंगे पता है, 30 मार्च को सपोज करो मैंने सेल्स लगा दी कि भाई मेरा शर्ट खरीद लो, और मेरे सपोज करो 100 शर्ट बिक गए और एक शर्ट सपोज करो मेरा 500 का बिका, तो कितने का मेरा सेल्स हुई, 50,000 की मेरी सेल्स हो गई है। नाउ मैंने लोगों को बोल दिया कि यार तुम सेल लेके जाओ, पेमेंट तुम 2 दिन बाद 4 दिन बाद करो, भले 4 दिन बाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पेमेंट आया, पता है पेमेंट कितना आया, 50 में से मुझे आई हैव रिसीव्ड 20,000 तो मुझे मिल गया और 30,000 नहीं मिला, नॉट रिसीव। मैंने सबको बोल दिया मेरे कंपनी से लेके जाओ, आप 4 दिन बाद पेमेंट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे इस कंपनी, मुझे सेल्स दिखानी है, मुझे तो अपनी बिक्री दिखानी है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है। तो क्या हो गया, मेरा 50,000 का माल बिक गया सेल लगा के, तो क्या हो गया, 20,000 तो रुपये आ गए, 30,000 नहीं आए। अब आप मुझे बताओ कि मैं अकाउंट्स में इसको सेल्स कितना दिखाऊंगा, 50 दिखाऊंगा, 20 दिखाऊंगा या 30 दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा 50,000, बिकॉज मेरा माल कितने का बिका है, सब माल तो आपका 50 का बिका है। तो अगर माल 50 का बिका है तो मैं रिकॉर्ड भी 50 भी करूंगा। पेमेंट सर आपके पास 20 ही तो आया, अरे नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में तो आ जाएगा। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि पेमेंट नहीं आएगा, अरे पेमेंट आएगा ना सर, तो 30 रुपये फ्यूचर में आएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, डेटर बोलता हूँ। आपको पता है ये सब बातें, डेटर्स होता है, मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा इस पूरे साल में सेल्स कितनी हुई है, तो मैं ये वाली सेल्स काउंट करूंगा, 50,000 रुपये लूंगा, ना कि 20 लूंगा। पेमेंट बाद में भी तो आ सकता है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कितने की सेल्स हुई, 50,000 की सेल्स हुई, ना कि 20,000 की। इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्यूरेट कंसेप्ट क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर तब हम एंटर्ड होगा नॉट वेंडर सेटलमेंट। पेमेंट तो हम आगे पीछे होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ट्रांजैक्शन हो गई है उस टाइम आप रिकॉर्ड कर लो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा अकाउंट्स में आपको एक्यूरेट कंसेप्ट आपको बहुत बार आएगा और आपको मन में क्या, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में फीड हो जाएगा, ओके ये तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं, इसमें याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। तो मैंने आपको 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बताए, मेन अकाउंटिंग एजम्पशन। पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, तीसरा एक्यूरल। और ये हर कंपनी, ये तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं ये फॉलो करेगी ही करेगी, मतलब एक्सपेक्टेड है। ये जो 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने भी आपको बताया वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। पहला कौन सा है, गोइंग कंसर्न, मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप एक रूल फॉलो कर रहे हो तो वो हर साल वही रूल फॉलो करो। तीसरा है एक्यूरल, आप जो भी रिकॉर्ड करोगे आप वो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, नॉट कि व्हेन द सेटलमेंट इज डन। क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एजम्पशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट कंपल्सरी फॉलो करना नहीं होता है, वो आपको बाद में मालूम चल जाएगा। पर ये जो 3 जो प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एन एक्यूरेट कंसेप्ट, दीज आर मस्ट हैव टू बी फॉलोड। अगर कंपनी नहीं फॉलो कर रही है तो कंपनी को बैलेंस शीट के अंदर या अपनी रिपोर्ट कार्ड में लिखना पड़ेगा। क्लियर है, लिखो ये। Hi everyone, this is Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाए। And yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. Let's now move to the other accounting assumption. I have already explained to you the fundamental accounting assumption. वो 3 होते हैं, going concern, consistency and an accurate concept. Now there are other accounting assumption जो हर कंपनी को नॉर्मली वो फॉलो करना चाहिए। वो कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं। पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है, पहले हम थ्योरेटिकली देखते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस और उसका ओनर 2 अलग अलग एंटिटी है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सपोज करो अमित है, उसने चालू की कंपनी रिलायबल
पेन लिमिटेड, रिलायबल पेन लिमिटेड, और उसने 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए और वो उसका 100% ओनर है। मतलब रिलायबल पेन लिमिटेड का 100% ओनर कौन है? अमित ओनर है। तो यहाँ पे अमित अकाउंट्स के एंगल से ये जो बिजनेस है और ये जो पर्सन है अमित ओनर, ये दो डिफरेंट एंटिटी हैं, दोनों को आप मिक्स नहीं करोगे। आप अकाउंट किसका बना रहे हो? आप अकाउंट अगर रिलायबल पेन का बना रहे हो तो रिलायबल पेन के एंगल से सोचोगे, ना कि अमित के एंगल से सोचोगे। तो रिलायबल पेन के पास 5 लाख रुपए आए हैं तो रिलायबल पेन के पास सोचोगे कि अमित ने 5 लाख रुपए डाले हैं इसके अंदर, मतलब इसके पास कैश आया है। डोंट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अमित कि अमित ने 5 लाख रुपए दिए हैं, नहीं। रिलायबल पेन के एंगल पे सोचना है कि अमित ने पैसे मेरे यहाँ पे डाले हैं। ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। अगर आप मन में सोच रहे हो सर ये इसका पूरा तो ओनर है, 100% ओनर है, तो सर सेम ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। दो 100% ओनर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। तो अगर सपोज करो मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंस यहां पे दिखाऊंगा। अगर ये सपोज करो कोई सैलरी पे करता है तो सैलरी एक्सपेंस आएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इस कंपनी का आएगा। सपोज करो अमित जिस घर में रहता है, अमित जिस घर में रहता है उसका अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो अमित के बुक्स में आएगा, इसके बुक्स में कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अमित का खर्चा अमित का है, इसका खर्चा इसका। ऐसे मत कर लेना कि अमित का खर्चा आप इसमें डाल दिया। अरे अमित अलग एंटिटी है, बिजनेस अलग एंटिटी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, दीज टू आर द टू डिफरेंट एंटिटी। तो अगर इसका खर्चा गलती से रिलायबल पेन ने पे कर भी लिया तो भी ये खर्चा रिलायबल पेन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा अमित का है। तो यहाँ पे ओनर 100% उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो अलग अलग एंटिटी है। तो अगर सपोज करो मैंने एक अकाउंट फंडा एक क्लासेस चालू की है, दो मैं उसका 100% ओनर हूं तो भी अकाउंट फंडा एक अलग एंटिटी है, दीपक एक अलग एंटिटी है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लिख दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अकाउंट्स में हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हम मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सब आप पैसों में मेजर करोगे, मनी में मेजर करोगे, रुपीज में मेजर करोगे। यूएस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप मेजर करोगे डॉलर्स में मेजर करोगे। बात समझ में आई? तो मैं यहां पे बोल रहा हूं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट थ्योरेटिकली क्या बोल रहा है? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस और इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी टर्म। मतलब जो मनी टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी वही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने 10 चेयर खरीदी, 50 मैंने टेबल खरीदी ना, तो मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा कि मैंने 10 चेयर खरीदी। अरे भाई कितने की खरीदी? ओके सर मैंने 200 की खरीदी, मैंने ये 300 खरीदी, मतलब मैंने 2000 की चेयर खरीदी और मैंने 15,000 की मैंने क्या खरीदी? टेबल खरीदी। तो एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में मेजर करूंगा, कोई भी चीज मैं ऐसे मेजर नहीं करूंगा 10 चेयर 50 टेबल, सब चीज को मैं मनी में मेजर करूंगा। और जो ट्रांजैक्शन मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता उसको मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? अरे होता है ना, अगर सपोज करो कि मेरे बिजनेस के अंदर सपोज करो 2 भाई काम करते हैं, 2 ब्रदर्स काम करते हैं, उन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। तो एक बात बताओ, अगर उन दोनों में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं कैसे इसको मेजर करूंगा कि वो उस प्रॉब्लम को मैं कैसे मेजर करूंगा? फाइनेंशियली कैसे मेजर करूंगा? मैं फाइनेंशियली उसको मेजर नहीं कर सकता। मेरे कंपनी के अंदर सपोज करो एम्प्लॉयज की स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक हो गई है, लोग काम नहीं कर रहे,
तो मैं उसको फाइनेंशियली कैसे मेजर करूंगा, तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये वन ऑफ द डीमेरिट भी है, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स भी है कि मैं वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता हूं जो मनी के अंदर मेजर हो सकती है, मतलब क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन इग्नोर हो जाती है। मेरे बिजनेस में अगर दो भाइयों में झगड़े हो रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो अगर वो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होती है, पर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसको मनी में मेजर नहीं कर सकता। क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट का तो समझ में आया, एवरीथिंग हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और इंडिया ही करो तो सबको रुपीज में करोगे, ऐसा नहीं किसी को रुपीज में, किसी को डॉलर में, किसी को येन में, नहीं, सबको एक ही करेंसी में मेजर करोगे और सबको मनी में मेजर करोगे। 10 चेयर 5 टेबल ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, कितने के लिए उतने में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। Let's move to the next important concept, the concept of the accounting period concept. Accounting period concept का मतलब होता है कि हम whole accounts को periods में divide कर लेंगे। मतलब आप ऐसे नहीं करोगे कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई तो आप सोचो कि मैं 1 साल 2 साल या 3 साल का एक साथ में प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा। नहीं, आपको हर साल निकालना पड़ेगा, हर 3 महीने में निकालना पड़ेगा, हर 12 महीने में निकालना पड़ेगा। जो भी आपने डिसाइड किया है वो आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक कंपनी चालू की और लेट सपोज कि मैं उसको 5 साल तक कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगी, एक साथ निकालूंगा। नहीं, लॉ बोलता है कि आपको अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। यूजुअली इंडिया में जो कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी है कि हर साल 12 महीने का वो पीरियड फॉलो करेंगे। मतलब 1 अप्रैल से वो पीरियड चालू होगा, 1 अप्रैल से वो पीरियड चालू होगा और वो खत्म होगा 31 मार्च को होगा, 31 मार्च को होगा। ये एक साल जो पीरियड है ये हर कंपनी फॉलो करेगी। क्या वो टैक्सेशन के लिए हो, क्या वो नॉर्मल चीज के लिए हो, ये वाला कंसेप्ट फॉलो करेगी। फिर ऐसा क्यों है कि हमने 5 साल के एक साथ क्यों नहीं निकालते, हम हर साल क्यों करें अकाउंटिंग? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने जब स्कूल फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, जब आप नर्सरी में थे, तो नर्सरी के बाद आप प्रेप आए, केजी आए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, आज आप 11th क्लास में आ गए हो। तो अब मैं आपको 11th क्लास में आने के बाद अगर मैं आपको अब नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड आज दूं तो क्या उसका कोई फायदा है? क्या कोई फायदा नहीं है। नर्सरी तो चला गया, 10 साल पहले चला गया, तो उसका क्या फायदा है? तो नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड नर्सरी में दूंगा, केजी की रिपोर्ट का केजी में दूंगा, 10th क्लास की रिपोर्ट का 10th में दूंगा। ऐसा क्यों करता हूं मैं? क्योंकि मुझे हर साल मुझे मालूम होना चाहिए मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मेरे 8th में मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी कम परफॉर्मेंस है, तो मैं 9th में उसको इंप्रूवमेंट कर सकूं, 10th में उसको और इंप्रूव कर सकूं। तो हर साल रिपोर्ट कार्ड देने का मतलब यही होता है, मुझे मालूम चले क्या मेरे प्लस है, क्या मेरे माइनस है। इसी तरह कंपनी को हर साल मालूम होना चाहिए कि उसके क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, कहां पे प्रॉफिट, कहां पे लॉस आ रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब कैसे मालूम चलेगा अगर हर साल अकाउंटिंग पीरियड हम फॉलो नहीं करेंगे, हर साल कंपनी अपनी अकाउंट्स बुक्स नहीं बनाएगी। तो इंडिया में हम अकाउंट फॉलो करते हैं 1 मार्च 31 मार्च। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, तो हमेशा एज्यूम करना हमारा ईयर एंडिंग होता है 1 अप्रैल 31 मार्च। ये कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता। यूएस के अंदर, अमेरिका में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का फॉलो होता है, पर इंडिया में वी फॉलो दिस both for a taxation as well as for the company law. Clear? Okay, let's move to the next concept. Let's now move to the next concept, the concept of the cost. Very important concept. Cost concept क्या बोलता है? Theoretically हम पढ़ते हैं, as per this concept, assets are recorded in the books at the price at which it was acquired. मतलब जितने पे मैंने वो गुड्स खरीदा या जितने पे मैंने वो एसेट खरीदा उतने पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। मार्केट प्राइस टोटली इररेलेवेंट है। सर इसका मतलब समझा दो। सपोज करो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो एक लैंड है, राइट, उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू लेट सपोज 50 लाख है। मतलब वो लैंड मार्केट में 50 लाख का बिकता है, मार्केट 50 लाख का, पर मैंने नेगोशिएशन कर करके मैं उसको 40 लाख में मैंने खरीद लिया। मतलब मैंने कितने में खरीदा, मेरी कॉस्ट कितनी है, मैंने 40 लाख में खरीद लिया। तो एक बात बताओ, मैं बुक्स में कितने में रिकॉर्ड करूंगा? 50 लाख पे करूंगा, 40 लाख पे करूंगा? मैं करूंगा 40 लाख। मैंने कितने में खरीदा वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। अरे मैंने 50 लाख का लैंड 40 में खरीद लिया, वो
वो मेरी स्किल है, वो मेरा टैलेंट है कि 50 लाख का 40 में ले लिया, तो मैं 40 में रिकॉर्ड करूंगा डिस्पाइट उसकी मार्केट वैल्यू 50 हो, 1 करोड़ 2 करोड़, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई विल रिकॉर्ड एट 40 लाख जितने पे मैंने खरीदा है। मार्केट प्राइस टोटली इररिलेवेंट है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं, आपकी लाइफ से देता हूं। सपोज करो एक BMW है, एक कार है, उसकी जो वैल्यू है लेट सपोज 70 लाख है, राइट, 70 लाख की वैल्यू है। नाउ मैं उस BMW के ओनर को जानता हूं, तो BMW 70 लाख की वो लोगों को बेचता है, अलग अलग कस्टमर्स को बेचता है जो 70 लाख की एक गाड़ी है। मैं उसके पास गया BMW के पास, भाई तेरे पास 70 लाख की गाड़ी है, तू मुझे सस्ते में दे सकता है क्या? उसने कहा तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को मैं कितने में देता हूँ, 55 लाख में तेरे को देता हूँ। मैं कितने में दूंगा तेरे को, 55 लाख में। तो मैंने उसको 55 लाख दिए और वो गाड़ी ले ली, 55 लाख दिए और गाड़ी ले ली। अब मैं अपने बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 55 पे रिकॉर्ड करूंगा, 70 पे करूंगा? अरे भाई मैं 55 में रिकॉर्ड करूंगा। मेरे और उसके अंदर ट्रांजैक्शन क्या वैल्यू पे, 55 पे रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, हो सकता है मैंने उसको पेमेंट अभी नहीं दिया हो सकता है मैंने उसको पेमेंट अभी 30 लाख ही दिया हो, 30 लाख मैंने दे दिया हो और 25 लाख नॉट पेड, मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया, बाद में पे कर लूंगा। बट इंपॉर्टेंट पता क्या है, ट्रांजैक्शन कितने पे हुई है, लीगली मेरे और उसके बीच में ट्रांजैक्शन कितने पे हुई है सर, 55 पे हुई है, 70 पे नहीं हुई है। 55 में से मैंने उसको 30 लाख तो पे कर लिए, 25 लाख बाद में पे कर लूंगा। मतलब पेमेंट इररिलेवेंट है। एक्यूरियल कंसेप्ट क्या बोलता है, जितने पर ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन 55 पे हुई है तो वो लीगली मुझसे 55 ले सकता है, 70 नहीं ले सकता। तो अकाउंट्स में ये कंसेप्ट बहुत बार मैं यूज करूंगा, कॉस्ट कंसेप्ट, कि आप जो भी आप चीज खरीदोगे उसको आप रिकॉर्ड करोगे जितने पे आपने खरीदा, ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि मार्केट प्राइस भी दे रखी है, कॉस्टिंग भी दे रखी है और ये खरीदा। अरे कॉस्टिंग दे रखी है ना, इतने पे खरीदा, वो इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस टोटली इररिलेवेंट है। अच्छा, however cost is systematically reduced from year to year by charging a depreciation। कभी कभी कॉस्ट में डिक्रीज करता रहता हूं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो, ये आपको समझ में आ गया, सपोज करो कि मैंने एक मशीनरी खरीदी, मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया था ये वाला, एक मैंने मशीनरी खरीदी। चलो मशीनरी की बात तो चलो छोड़ते हैं, अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लैपटॉप मैंने खरीदा, 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, ठीक है। आई हैव पेड 1 लाख फॉर लैपटॉप, मैंने अपने बिजनेस के लैपटॉप लिया 1 लाख का। नाउ वो जो 1 लाख का लैपटॉप है, मैंने बुक्स में कितने में रिकॉर्ड करूंगा, 1 लाख। भले उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कितने पे खरीदा, 1 लाख पे खरीदा। नाउ हर साल, 1 साल बीत गया, ये पहला साल, दूसरा साल, 1 साल बीत गया, मैंने लैपटॉप यूज किया, तो दूसरे साल भी क्या लैपटॉप मेरा 1 लाख पे दिखेगा मेरी बुक्स में या उससे कम दिखेगा? देखो दूसरे साल ना लैपटॉप में 1 साल यूज करता हूँ ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। भाई 1 लाख का मैंने खरीदा, पूरे साल भर यूज किया तो उसकी वैल्यू 1 लाख थोड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू 20,000 रुपये कम हो जाएगी। मार्केट में कितने का बिकेगा, वो 80 में बिकेगा। तो लॉ बोलता है कि अगर आप दूसरे साल भी लैपटॉप को 1 लाख में दिखाओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? अरे 1 लाख की वैल्यू है ही नहीं, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसकी वैल्यू एक्चुअली अब 80,000 ही रह गई है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे साल यूज़ किया, सेकेंड हैंड भी हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम होती गई, 80,000 हो गई है। तो लॉ बोलता है अगर कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो आप उसको कम हर साल करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? ऐसा आप करोगे तो आप अपनी जो पिक्चर जो दिखाओगे लोगों को, वो ट्रू पिक्चर दिखाओगे। भाई आज अगर मैं बोलूँ मेरा प्रॉफिट हुआ सपोज करो 5 लाख का, तो 5 लाख प्रॉफिट में से मुझे ये 20,000 का मेरा नुकसान भी तो हुआ है, क्योंकि मैंने 1 लाख का कोई एसेट खरीदा और अब उसकी वैल्यू 80,000 है, तो 80 मतलब 20 का मेरा लैपटॉप की वैल्यू कम भी तो हुई है, तो वो भी तो मैं कम करूँगा, तो मेरा प्रॉफिट 5 लाख का नहीं हुआ, 5 लाख माइनस 20,000, 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अभी मैं डेप्रिसिएशन जब चैप्टर पे आऊँगा तब आपको ये बात समझ में आएगी, पर अभी ये समझ
समझ लो, हम हर चीज़ कॉस्ट पे दिखाएंगे। हाँ, कॉस्ट डिक्रीज होती रहेगी, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टीयर, अब ऑब्सोलेंस होता है, चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं, उससे मेरा वैल्यू कम हो जाती है। पर लैंड की कभी डेप्रिसिएशन नहीं होती। लैंड तो भाई लैंड होता है, उसकी वैल्यू हमेशा नॉर्मली बढ़ती ही है। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। Let's now move to the next accounting concept, the dual aspect concept. ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे कम 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। क्या लिखता है थ्योरेटिकली? एज पर दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन is recorded as having a dual concept, that is every business transaction will affect at least 2 account, कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात बता रहा हूं। सपोज करो कि मैंने कोई लैंड खरीदा, तो 2 अकाउंट, अगर मैंने सपोज करो लैंड खरीदा, लैंड मैंने बाय किया, तो सर 2 अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे? मैं आपको बता चुका हूं, सबके अकाउंट बनेंगे। लैंड का अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, रेंट का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, सबका अकाउंट बनता है। नाउ लैंड मैंने खरीदा, तो 2 कौन कौन से अकाउंट होंगे जो अफेक्ट होगा? सर 2 अकाउंट, देखो, एक तो मैंने लैंड खरीदा, एक तो मेरा लैंड, दूसरा कौन सा होगा? अरे मैंने लैंड खरीदा तो कुछ पे तो किया होगा, उसको पे तो किया होगा, तो एक मेरा कैश होगा। मतलब मेरे पास लैंड आ रहा है, लैंड मेरे पास आया और मैंने कैश दिया। क्लियर है? मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीदी, कैश दिया। अच्छा सर अगर मैंने कैश नहीं दिया तो? चलो ठीक है, सपोज करो मैंने लैंड खरीदा, मनोहर से लैंड खरीदा, मैंने लैंड खरीदा मनोहर से और उसको मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो लैंड तो मैंने खरीद लिया, हाँ खरीद लिया, 1 लाख का मैंने लैंड खरीदा, ओके, मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा? मुझे मनोहर को पेमेंट देना है, तो मनोहर का अकाउंट आएगा। भाई मुझे किसी को पेमेंट देना है ना, मैंने किसी से लैंड खरीदा तो मुझे पेमेंट करना होगा, या तो मैंने पेमेंट कर लिया होगा या मैं पेमेंट फ्यूचर में दूंगा। अगर मैं पेमेंट फ्यूचर में दूंगा तो मनोहर अकाउंट आ जाएगा, और अगर मैंने पेमेंट दे दिया तो कैश अकाउंट आएगा। मैंने कैश दिया तो कैश, बैंक से दिया तो बैंक। तो कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करेगा। सर कम से कम 3 अकाउंट भी तो हो सकते हैं, 3 अकाउंट भी हो सकते हैं। मैंने लैंड खरीदा 1 लाख का, ओके, उसमें से मैंने कैश दे दिया उसको 70,000 का कैश मैंने पे कर लिया, ओके, तो बाकी 30,000 रुपये मुझे मनोहर को पे करने पड़ेंगे। मैंने मनोहर से लैंड खरीदा, तो मैंने लैंड मेरे पास आया 1 लाख का, कैश दिया 70,000 का और 30,000 का मैं फ्यूचर में दूंगा, तो मुझे इसका अकाउंट तो खोलना पड़ेगा ना। सर इसका अकाउंट क्यों खोलोगे? यार इसका अकाउंट इसलिए खोलूंगा क्योंकि मुझे कैसे रिमेंबर करूंगा कि मुझे किसको क्या पे करना है। आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं हजारों लोगों से सामान खरीदता हूं, किसी को पेमेंट देता हूं, किसी को नहीं देता हूं पेमेंट। जिसको पेमेंट नहीं देता तो कहीं ना कहीं तो लिखूंगा। आप अगर किसी से कोई उधार से सामान लेते हो तो आप लिखते नहीं अपने बुक्स में कि मुझे इसको इतना पे करना है, तो आप लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, आपके मन में उन सब के 2 अफेक्ट होंगे। अगर मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूं तो सैलरी के भी 2 अफेक्ट होंगे। एक तो उसने मुझे सर्विस दी तो मैंने सैलरी पे की, तो मेरा खर्चा हो गया, एक खर्चा हो गया मेरा सैलरी खर्चा हो गया, एक खर्चा, और खर्चे के लिए मैंने क्या पे किया? उसको कैश पे किया। मैंने किसी को कैश दिया, सपोज करो उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ, तो 2 लाख मैंने उसको कैश दिया। क्यों दिया? क्योंकि मेरा खर्चा हुआ। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 अफेक्ट होंगे, और इसी के कारण जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इसी के कारण डेबिट और क्रेडिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। और इसी के कारण मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपका अगले चैप्टर में आपकी आने वाली है, वो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी आप सिर्फ लिख दो, इसका मैं मतलब आपको डिटेल में अगला पूरा चैप्टर इसी
इक्वेशन पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ाऊंगा, पर पहले आप यहाँ पे लिख दो। इसी के कारण ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और एक्यूरियल कंसेप्ट मिलते जुलते ही हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज पर दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द title or the ownership of the good have been transferred to the purchaser and when he is legally become liable to pay the amount। जब वो legally liable होगा पे करने का अमाउंट, तभी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। सर इसका मतलब समझाओ। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का टाइम चल रहा है। क्लियर है? नाउ इमेजिन करो ऑन 29 मार्च को 2019 को, अभी तक साल खत्म नहीं हुआ, 2 दिन और बचे हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला सपोज करो मेरी दुकान है, लेट सपोज मेरी दुकान है, पेन बेचने की दुकान है। क्या दुकान है? पेन बेचने की दुकान है। तो मैं पेन बेचता हूं, तो मैंने कस्टमर को बोला यार तू मेरा पेन खरीद ले, 1000 पेन खरीद ले। तो कस्टमर ने कहा मेरा मन नहीं है 1000 पेन खरीदने का। मैंने कहा एक काम कर, तू 1000 पेन 4 दिन 5 दिन यूज कर और तेरे को एक पेन 1-2 पेन मैं तेरे को देता हूँ, मैं तेरे को 1000 पेन का तेरे को बॉक्स भिजवा देता हूँ। भिजवा दिया मैंने बॉक्स, और मैंने उसको बोला तू एक बार यूज कर 1-2 पेन, 4-5 दिन आराम से यूज कर, अगर तेरे को पसंद आएगा तो रखना वरना मत रखना। होता है ना ऐसा कि तू पसंद आएगा तो रखना, एक बार ट्रायल पे रख तो सही अपने पास, जब तेरे को पसंद आएगा रखना। तो बिजनेस ऐसे करती है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर एक बार लेगा तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो क्या किया बिजनेस ने 29 अप्रैल को क्या किया, एक 1000 पेन है ना, 1000 पेन एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज, 20,000 का पेन उसको बेच दिया। पर अभी तक उस कस्टमर ने कंफर्म नहीं किया। कस्टमर ने कहा ठीक है यार तू बोलता है तो मैं ना 1 हफ्ते इसको यूज करता हूँ, 10 दिन यूज करता हूँ, 10 दिन के बाद तेरे को बताऊंगा कि मैं पेन खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। तो एक बात बताओ, जब मैं 31 मार्च की जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मेरी सेल्स बिक्री हो गई है? क्या मेरी बिक्री हो गई है? नहीं रिकॉर्ड कर सकता। क्यों? क्योंकि अब तक मुझे पता ही नहीं है कि वो जो दूसरा कस्टमर है वो हाँ करेगा नहीं करेगा। क्या पता वो मुझे सामान वापस ही दे दे, क्योंकि मैंने उसको बेचा ही है कंडीशन पे था कि तू 10 दिन रख, नहीं पसंद आएगा तो वापस दे देना। ऐसे मैंने बोला था ना कि नहीं पसंद आएगा तो वापस दे देना। तो मैंने उसको बेचा, उसको पसंद नहीं आया, नहीं मुझे क्या पता फ्यूचर में क्या होगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मैं इसको नहीं बोल सकता कि ये मेरी सेल्स है। क्यों? क्योंकि अब तक कस्टमर ने मुझे अप्रूवल नहीं दिया कि मैंने खरीद लिया। क्लियर है? बात समझ में आई? देखो 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन में आपको एक और ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। एक और मैंने ट्रांजेक्शन की, मैंने सपोज करो 2000 पेन और बेचे एट अ रेट ऑफ सपोज करो 15 रुपये में मैंने बेचे, 30,000 के मैंने पेन बेचे, और कस्टमर को मैंने बोले थे वो खरीदना तो खरीद वरना मत खरीद। और 28 मार्च को बेचे ना हो, मैंने बोला कस्टमर को खरीदना खरीद, उसने कहा मैं खरीदता हूं पर मैं तेरे को पेमेंट बाद में दूंगा। मैंने कहा पेमेंट की चिंता क्यों कर रहा है, पेमेंट तो 10 दिन बाद दे, 20 दिन बाद दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पेन आज से तेरे हुए। इधर कस्टमर ने मुझे बोल दिया है, इधर कस्टमर ने मुझे बोल दिया है कि मैं खरीद रहा हूं। इधर क्या है, कस्टमर बोल रहा है कि मैं तेरे को 10 दिन बाद बताऊंगा कि ये मुझे पेन पसंद आया या नहीं आए, पर इधर कस्टमर ने मुझे बोल दिया कि मैं खरीद रहा हूं। दोनों में मतलब समझ में आया? मैं आज मार्च एंड में खड़ा हुआ हूं, 2 तरह के मेरे कस्टमर आए। एक कस्टमर को मैंने कहा ये ले पेन, वो लेके गया, 2000 पेन लेके गया, 15 रुपये का पेन लेके गया, वो 30,000 रुपये का, और वो अब लीगली ओनर बन गया। तो अब मैं उससे पेमेंट ले सकता हूं कभी भी, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो पेमेंट तो कभी भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरी सेल्स हो गई है। दिस इज माई सेल्स फॉर दिस ईयर, ये मेरी इस साल की सेल्स है। बट ये वाली क्या मेरी सेल्स है? क्या ये वाली मेरी सेल्स नहीं है? क्यों? क्योंकि दूसरे कस्टमर को मैंने कहा था कि भाई तू मेरा सामान ले ले, बट अपने पास रख, पसंद आएगा तो रख वरना मत रख। तो अभी तक अब
कस्टमर की अप्रूवल नहीं आई है। तो जब तक अप्रूवल नहीं आएगी मैं इसको सेल्स कैसे मान लूँ? इधर अप्रूवल मिल चुकी है, वो खरीद चुका, बस पैसे नहीं दिए, इधर ना उसने पैसे दिए ना अप्रूवल दी, तो इसको मैं सेल्स नहीं मान सकता। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जब तक आप लीगली ओनर नहीं हो जाते, जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे उसको, जो भी टाइटल होता है, तब तक आप उसको रिकॉग्नाइज अपनी बुक्स के अंदर नहीं करोगे। और इसको मैं रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोलता हूं। एक्यूरल कंसेप्ट से ये मिलता जुलता ही है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलता है? थ्योरेटिकली देखते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट, फॉर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मैचिंग कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, रिवेन्यू, रिकॉग्निशन कंसेप्ट सब मिलते जुलते भाई बहन ही है। कैसे? देखो वो बोल रहा है कि अगर सपोज करो कि मैंने ये पेन बेचा, मैं क्या बेचता हूँ? पेन बेचा। सपोज करो मैं ये पेन मार्केट में सेल करता हूँ, 25 रुपये में मैंने सेल किया, राइट? तो अगर मेरी इसकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे हैं ना, वो उसी साल माइनस करूंगा। सपोज करो कि मैंने 100 पेन बेचे एट अ रेट ऑफ 25 रुपये। इसका मतलब है 2500 रुपये मेरा क्या हो गया? रिवेन्यू हो गया। भाई 2500 रुपये मुझे मिलेंगे, मैंने 25 रुपये का एक पेन बेचा, 100 पेन, पूरे साल भर मैंने 100 पेन ही बेचे, 25 रुपये के, 2500 रुपये रिवेन्यू। ना कोई मुझे पूछेगा आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, तो मैं पता क्या बोलूँगा? मैंने 100 पेन बनाए, लेट सपोज मैंने एक पेन 10 रुपये का बनाया, तो मैंने इसको बाय किया। कितने का बाय किया था? मैंने इसको 1000 रुपये का बाय किया था। तो ये मेरी क्या हो गई? कॉस्टिंग हो गई है। एक पेन 10 रुपये का बनाया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हो गया 1500 रुपये, जिसको मैं इनकम भी बोलता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो पूरे साल भर के अंदर, तो आप उससे रिलेटेड जो खर्चा है ना, वो उसी टाइम माइनस कर लेना। ऐसे मत करना कि हाँ मैंने 25 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है, तो मैं क्यों ना 700 रुपये मैं अपनी कॉस्टिंग दिखाऊं। नहीं, आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, दैट इज इररेलेवेंट। यहाँ पे क्या है? ये मेरी कॉस्टिंग है, दिस इज मेरी कॉस्टिंग, ये मेरी कॉस्टिंग है 100 रुपये। तो अगर मेरी कॉस्ट है 100 रुपये, तो मैं 100 रुपये मुझे 1000 रुपये तो दिखानी पड़ेगी मुझे 1000 रुपये। क्या मैंने पे किया हो या नहीं किया हो, इररेलेवेंट। ड्यू कितना हो गया? मैंने बेचा 2500 का खर्चा, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे है उसी साल माइनस करो। ऐसा नहीं कि वो अगले साल माइनस करोगे, नहीं। पे किया या नहीं किया, दैट इज इररेलेवेंट। तो 2500 का मेरा रिवेन्यू हुआ, क्योंकि 100 पेन बेचे, तो 100 पेन के खर्चे भी आप माइनस करो, तभी तो आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 1500 रुपये। कैसे? अरे एक पेन में मुझे 15 रुपये का फायदा हो रहा है, 15 × 100 1500 रुपये। तो यही तो बोल रहा है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है बिजनेस के लिए, तो ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, जहां पे इसके लिए जो भी कॉस्ट एप्लीकेबल है वो सब माइनस करोगे। ऐसा नहीं कुछ आप माइनस करो, कुछ आप माइनस नहीं करो। क्लियर है? दिस इज नोन एज द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, एक्यूरेट कंसेप्ट सब मिलते जुलते ही है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। Let's move to the last concept, the concept of the objectivity concept. क्या बोलता है objective concept? As per this concept, accounting transaction should be recorded in an objective manner, free from personal bias of the management or accountant who prepare the account. मतलब each transaction should be supported by the verifiable document. मतलब आप accounts में जो भी transaction record करो ना, उसके against कुछ documentary proof आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब अगर मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, तो मुझे 1 लाख का बिल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने हवा में लिख दिया मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की। अरे 1 लाख की मशीनरी आपने खरीदी ना, बिल कहाँ है? बिल तो दो। तो आप जब भी देखो कोई भी कंपनी जो भी आपको पेमेंट करती है ना, उसके अगेंस्ट वो बिल मांगती है। जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं उसका बिल नहीं मांगेगी। अब ऑटो में जा रहे हो, ऑटो खर्चा कहाँ का बिल आएगा? पर जहां पे पॉसिबल है, सारी जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके अगेंस्ट आपको बिल की रिक्वायरमेंट आपको होगी। मतलब अगर मैंने मशीनरी खरीदी 5 लाख की, तो मैं 5 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। मार्केट वैल्यू 7 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 लाख पे मैंने मशीनरी खरीदी, उसके अगेंस्ट कुछ बिल तो होगा। हाँ, बिल होगा। मैंने किसी को सैलरी पे की, तो सैलरी मैंने 6 लाख रुपए पे की। अगर 6 लाख के अगेंस्ट मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया होगा ना कि मैं उस एम्प्लॉय को 6 लाख रुपए पे करूंगा। हवा में मैं थोड़ी पे कर लूंगा। आई हैव टू हैव अ सर्टेन डॉक्यूमेंट
क्लियर है। मैंने सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुझे पेमेंट करने के लिए मुझे बिल भी तो चाहिए, तो बिल मैं पीछे लगाऊंगा कि हाँ मैंने 5,000 रुपये बिल पेमेंट किया है और 5,000 का ये रहा बिल। हवा में मैं बातें नहीं कर सकता कि 5,000 का बिल पेमेंट किया है। ऑडिटर आएगा जो हमारे अकाउंट्स चेक करेगा, वो बोलेगा अरे आपने 5,000 का बिल तो पेमेंट किया है, वो आपका बिल किधर है? बिल तो है ही नहीं, बिल पे सील भी नहीं है। तो हर चीज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ होनी चाहिए। क्लियर है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल? ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट की मर्जी चलेगी, चलो इसको 5,000 में रिकॉर्ड करो, इसको 7,000 में। अरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो दो। एंड और अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट, मतलब सबका डॉक्यूमेंट्री मुझे प्रूफ चाहिए। क्लियर। सो दिस इज नोन एज एन ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। So this is the summary of all the accounting assumptions जो मैंने आपको बताए। मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो हर कंपनी हर बिजनेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है फॉलो करना। ये फिर भी शायद कंपलसरी नहीं है बट हर कंपनी फॉलो करती है, पर ये एक्सपेक्टेड है, कंपनी लिखे या नहीं लिखे कंपनी को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। कौन कौन से कंसेप्ट है? गोइंग कंसर्न, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो आपने एक रूल फॉलो कर लिया वो आप हमेशा फॉलो करते रहोगे। हाँ एक्सेप्शंस हैं, अगर आपको लॉ का अलग रिक्वायरमेंट आ गई या आपको लग रहा है ट्रू पिक्चर नहीं आ रही है। और थर्ड एक्यूरल एजम्पशन। एक्यूरल एजम्पशन का मतलब क्या हो गया? एक्यूरल एजम्पशन का मतलब हो गया कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे ड्यू बेसिस पे करोगे, पेमेंट आया या नहीं दिया दैट इज इररेलेवेंट। फिर आ गया अदर अकाउंटिंग एजम्पशन, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंड ओनर दो डिफरेंट एंटिटी है। मनी मेजरमेंट, सबको आप मनी में मेजर करोगे, इंडियन करेंसी में मेंटेन करोगे। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मतलब अकाउंटिंग पीरियड मतलब आप हर पूरे अकाउंटिंग पीरियड को आप सालों में डिवाइड करोगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। फिर कॉस्ट कंसेप्ट, जितना आपने पे किया उतना आप रिकॉर्ड करोगे, मार्केट प्राइस इररेलेवेंट है, जितने पे ट्रांजैक्शन हुई वो इंपॉर्टेंट है। पेमेंट किया दैट इज पेमेंट, आज करो बात करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन कितने पे हुई है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रिवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे जब वो टाइटल पास करोगे तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है अगर आपने पेन बेचा 100 रुपए का तो 100 रुपए से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो आप उसी साल माइनस करोगे। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब हर ट्रांजैक्शन के साथ कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है पर इट इज नेसेसरी कि सबका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। जहां पे पॉसिबल है मशीनरी खरीदूंगा तो मशीनरी का बिल लगेगा। तो दिस इज नोन एज द अकाउंटिंग एजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपके पूरे अकाउंट्स के अंदर ये सारे मैं आपको यूज करता रहूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग कन्वेक्शन विच इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन केस अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग एजम्पशंस में डाउट है देन यू कैन कॉल मी एट माय नंबर 9549168168। यू ऑल हैव माय नंबर 9549168168 और यू कैन ईमेल मी cadeepaklalwani@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको मैं अवेलेबल आपको मिल जाऊंगा, आपको रिप्लाई मेरे यहाँ से आ जाएगा। आप मुझे एनी टाइम कॉल एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो रिगार्डिंग एनी डाउट इन द अकाउंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल टीच यू अबाउट द अकाउंटिंग कंसेप्ट। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विद ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विद ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूं। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट।
Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, plus you will get this amazing flash card जहां पे मैंने 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ इन की पॉइंट्स इन ओवर 30 फ्लैश कार्ड जो आप अपने रूम पे स्टिक कर सकते हैं, so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test. सी अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा, या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA दीपक ललवानी। सी यू ऑन द अदर साइड।